हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा कल स्टार्ट किया है हमने यूनिट 10 पेपर 1 में जो है हायर एजुकेशन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरे एक और जो क्लास में लेती हूँ वो एजुकेशन की क्लास लेती हूँ, जिसमें भी हमारा हायर एजुकेशन का ही टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आपको वो लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट है जो उसकी लिंक मैं दे दूंगी, ताकि आप वो सारे वीडियोस भी देख सको, जिसमें हमने बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सारे कमीशंस ये सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं हम, तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है। कल की वीडियो में हमने बात करी थी हायर एजुकेशन के बारे में, और साथ ही साथ में जो बिफोर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक में जितने भी कमीशंस बने हैं उन सभी को मैंने एक ही जगह पर आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अभी जो हमारा एजुकेशन का एक क्लास कंप्लीट हुआ है, उसमें मैंने कोठारी कमीशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस आपके 10th जो यूनिट है हायर एजुकेशन की, उसमें भी आपको पढ़ना है। अब उसकी लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि 1968 से लेकर अभी 2020 तक अलग अलग तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, उसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 1968 की पॉलिसी, उसके बाद में 1979 की पॉलिसी, फिर 1986 की पॉलिसी और फिर 1992 की पॉलिसी। ठीक है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही क्रिस्प वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट सेशन हो जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था 1968 में, मतलब 1968 में पहली बार हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, चलिए इसकी बात करें कि कोठारी कमीशन, जो अभी हमने कोठारी कमीशन को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो कोठारी कमीशन जो कि आया था 1964 से 66 के बीच में, 64 में उसका प्रस्ताव रखा गया था और 66 में उसको सबमिट कर दिया गया था। 29 जून 1966 को कोठारी कमीशन द्वारा जो पूरा प्रतिवेदन था उसको सबमिट कर दिया गया था भारतीय सरकार को। ठीक है, उसके लगभग 9 महीनों के पश्चात ही, 9 महीनों के बाद ही 5 अप्रैल 1967 को संसद के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें ये बात कही गई कि कोठारी कमीशन की जो भी बातें हैं उनको लेकर एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जो कि एक कंप्लीट पॉलिसी हो, जो कि भारत में एक साथ हर जगह पे लागू की जाए। तो उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम देंगे, जिसको कहा जाएगा NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, बात समझ में आई। तो कोठारी कमीशन की जो सुझाव थे, उन सुझावों को गंभीरता से लेकर ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इसकी फाइनल घोषणा कर दी गई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। कोठारी कमीशन में जो बातें कही गई थी उनके आधार पे ही इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सारी चीजें जो बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो उसके बारे में उसके एम्स क्या थे, मतलब किस उद्देश्यों को लेकर ये NEP बनाया गया, है ना। तो बात कर लेते हैं, इनोवेशन की बात की गई है, नवाचार की बात करिए एजुकेशन में। जो कोठारी कमीशन की सारी कहना चाहिए प्रतिवेदन में जो उन्होंने उद्देश्य बताए थे, जो एम्स बताए थे, उन्हीं को लेकर NEP बनाया गया है। तो इनोवेशन की बात कही थी कि नवाचार की बात की जाए, एजुकेशन को और अच्छे से कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी बात की जाए, नई नई टेक्निक्स को, नई नई विधियों को, नई नई शिक्षण विधियों को एजुकेशन में लाया जाए। तो पहली बात तो ये थी, इसका एम था कि शिक्षा में नवाचार लेकर आया जाए, निरक्षरता को खत्म किया जाए। मतलब भारत में जो
इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, भारत में निरक्षरता की प्रॉब्लम है, उसे दूर किया जाए। कैसे दूर किया जाए? भारत की सभी जो भी पॉपुलेशन उन सभी को साक्षर, है ना, साक्षरता का प्रोग्राम, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक साक्षरता का प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें अक्षर ज्ञान को महत्व दिया जाता था कि सभी लोग जो चाहे जिस भी तबके के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, गांव के हों, देहात के हों, कहीं के भी हों, उनको साक्षर करने के लिए बात की जा रही थी। तो निरक्षरता को खत्म करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देना, नॉन फॉर्मल मतलब अनौपचारिक जो एजुकेशन होता है उसको बढ़ावा देना। कैसे आप बढ़ावा दे सकते हो? टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज होती है ना, जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं आती, फॉर्मल में नहीं आती, नॉन फॉर्मल में आती है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी स्कूलों को खोलने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, निजी विश्वविद्यालयों को खोलने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एनजीओ के माध्यम से जो स्कूल्स खोले जाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कंटिन्यूस एजुकेशन, सतत शिक्षा की बात कही गई थी कि सतत एजुकेशन होना चाहिए, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, ब्रेक लेकर नहीं होना चाहिए, है ना। इसके साथ में एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा पर भी बढ़ावा दिया कि सपोज करते हैं कि लोग कुछ समय के बाद अपना पढ़ना बंद कर देते हैं और बाद में जाके जब उनकी एक उम्र हो जाती है, वो काम करते हैं, उस समय वो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, तो उस तरह की स्कूल होने चाहिए जो कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे। ओपन स्कूल यानी कि मुक्त स्कूल खोले जाएं, ऐसे स्कूल जो कि क्या हो, पूरी तरह से फ्री हो, उनका समय सीमा निर्धारित ना हो, ताकि और कोई भी उसमें जाकर पढ़ाई कर सके। इस तरह के स्कूलों की बात कही गई थी। मानवीय शक्ति को आधुनिक प्रगतिशील तकनीकी के अनुसार प्रशिक्षित करना, मतलब भारत में जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उन सभी को किस तरीके से आप टेक्निकली साउंड कर सकते हैं, तकनीकी को माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं, इस पर फोकस किया गया। यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रोवाइज करना, और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज को खोलना, है ना। और एग्रीकल्चर एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था। अभी मैंने आपको कोठारी कमीशन के बारे में जो मैंने बात करी और पूरा पढ़ाया, उसमें मैंने आपको 12 जो उनके फोकस थे, है ना, उसके बारे में चर्चा की थी, कोठारी कमीशन के बारे में, जिसको कहा जाता है 12 टास्क फोर्स, है ना, उसके बारे में चर्चा की थी। तो वो सारी ही जो उसमें एम्स रखे गए थे, उन सभी एम्स को लेकर ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, तो मेनली आपको याद क्या रखना है कि जो 1968 की पॉलिसी थी उसका मुख्य उद्देश्य या कहना चाहिए मुख्य प्रेरक तत्व क्या था? तो प्रेरक तत्व था कोठारी आयोग की प्रतिवेदन, या फिर उनकी जो उन्होंने बातें कही थी, जो एम्स बताए थे, है ना, उन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया 1968 को। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं। इसके फीचर्स क्या थे? फीचर्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा? इसके मूल तत्व क्या थे एजुकेशन पॉलिसी के, शिक्षा नीति 1968 के? इन्होंने ये बात करी कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षा को आप राष्ट्र हित से अलग लेकर देखेंगे, जी नहीं। आपको अगर राष्ट्र हित की बात करनी है तो आपको शिक्षा को उसमें मुख्य धारा में लेकर आना पड़ेगा। एजुकेशन के बिना आप किसी भी राष्ट्र के हित की या फिर राष्ट्र को बढ़ावा देने की बात नहीं सोच सकते हो। तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का की बात मानकर उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होना चाहिए। कुछ केंद्रीय अधिकार होने चाहिए, कुछ राज्य स्तर के अधिकार होने, इसलिए 2 तरह के बोर्ड होने चाहिए। राज्य स्तर का बोर्ड जिसको सीबीएसई कहा जाता है, स्टेट बोर्ड जो कि अलग अलग स्टेट के बोर्ड्स होते हैं। बजट का टोटल 6% भाग शिक्षा के लिए खर्च किया जाना चाहिए। भारत का उस वक्त जितना भी बजट था उसका 6% जो भाग है वो किस पर खर्च किया जाना चाहिए? शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। 10+2+3 प्रोग्राम को इन्होंने महत्व दिया। 10+2 का मतलब क्या हो जाएगा? 10वीं के बाद फिर 2 साल 12वीं के और 3 साल का डिग्री कोर्स। इस प्रोग्राम को प्राथमिकता दी गई। फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त में शिक्षा, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा को बात करी। ये कहा गया कि जो हमारी
संविधान में जो धारा है उसके हिसाब से 42 आई थिंक 45 डिग्री 45 जो धारा है या आर्टिकल है 45 उसके अकॉर्डिंग ये है कि हर एक बच्चे को 14 साल के बच्चे को तक 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन का है, मतलब राइट टू एजुकेशन की वो बात करते हैं। तो 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। आपको किसी भी तरीके की कोई शुल्क लिए बिना उसे एजुकेट करना है। इसके बाद में एग्जामिनेशन सिस्टम यानी परीक्षा प्रणाली को प्रोवाइड करने की बात कही गई थी कि परीक्षा प्रणाली जो है उसको और ज़्यादा सुधार दिया जाए, नकल को ख़त्म किया जाए, परीक्षा में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की बात कही गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हों वो उनकी इंटरेस्ट एग्जामिनेशन में बढ़े, के पढ़ने में बढ़े। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली को और ज़्यादा सुधार करने की बात इसमें कही गई थी। साथ ही साथ में शिक्षा में खेल कूद के महत्व को की बात कही गई थी कि शिक्षा में आपको स्कूल्स में खेल कूद को भी प्राथमिकता देना है, क्योंकि खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी तो छात्रों की फिजिकल और मेंटल दोनों एबिलिटीज का विकास होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, फीचर्स थे एनईपी 1968 के। इसके बाद में देख लेते हैं एनईपी 1968 के गुण क्या क्या थे, कौन कौन से गुणों को लेकर बनाई गई थी। तो ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे 1968 में, जो बात कही गई थी कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उस पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लीजिए आप, ये सारी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी इसको स्वीकार कब किया गया, तो 1986 की पॉलिसी जब आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें स्वीकार किया। यहाँ पर ये पॉलिसी से बना दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि 10+2+3 व्यवस्था कब लागू की गई, तो आपको ये आंसर नहीं लिखना है कि 1968 में, जबकि कोठारी आयोग की मुख्य जो उनकी फीचर्स थे उसमें था कि 10+2+3 की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, लेकिन इसको परिणत कब किया गया, 1986 में किया गया। हालांकि 1968 की पॉलिसी में ये बात रखी गई थी, लेकिन इसको अप्लाई कब किया गया, तो 1986 में किया गया। ध्यान में रखिएगा 1968 और 86, तो 86 में किया गया है ना, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। और ये सारे जो प्रस्ताव थे ना, जो राष्ट्रीय महत्व की बात, केंद्र राज्य की बात और बजट का 6% हिस्सा, ये सब कुछ लागू कब किया गया है, 86 में किया गया है ना। यहाँ पर पॉलिसीज बना दी गई थी और इसको यथार्थ में लाया गया है 86 में। ठीक, इसके अलावा क्या था, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनके गुणात्मक सुधार पर भी बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में इस पर बल दिया गया। ये दोनों सकारात्मक दिशा में बढ़ते रहे। प्रतिभावान छात्रों की पहचान करके उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व माना गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे ना कि 86 के बाद में बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि टैलेंट हंट के एग्जाम्स होने लगे थे, प्रतिभा खोज परीक्षाएं होने लगी थी, ताकि जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो ऐसे तबकों में हैं जहां पर एजुकेशन पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं पहुंच सकता है, उनको कैसे मुख्य धारा में लेकर आया जाए और मुख्य धारा में लाने के बाद में उन्हें एजुकेट किया जाए, है ना। ऐसा ना हो कि वो अपने क्षेत्र विशेष की होने की वजह से कहीं पिछड़े रह जाएं, उनको मुख्य धारा में लाकर उन्हें शिक्षित किया जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी 1968 की बात। अब हम दोष समझ लेते हैं। कुछ दोष होते हैं हर चीज में, है ना। इसमें क्या दोष थे 1968 के में, तो पहला तो ये था कि इस नीति में केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व तो निश्चित किए गए थे, परंतु ऐसे किसी अधिनियम की बात नहीं की गई थी जिससे उन्हें अपने उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए बाध्य किया जा सके। देखिए, बात ये हो जाती है, जैसे जब हम घर में भी कुछ काम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। उनको कंप्लीटली क्लियर बता देना जाना पड़ता है कि आपके ये काम है और आपके ये काम है। अगर आप क्लियर नहीं बताएंगे तो
लास्ट मोमेंट पे वो सारे अपनी जिम्मेदारियां कह रहे थे, ये तो मेरा था ही नहीं, मेरा काम था ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारों को किस तरीके से काम अपना देखना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको स्पष्ट इस नीति में नहीं किया गया था। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए जिस आधारभूत पाठचर्या की निर्माण की बात कही गई थी वह अति विस्तृत है और ऊपर से कार्यानुभव एवं राष्ट्र सेवा कार्यों की अनिवार्यता ने उसे बहुत बोझिल बना दिया है। जहां यह लागू कर दी गई थी, छात्र उसके बोझ से दबे जा रहे थे। देखिए बात यह है 10 साल की बात क्या की जाती है, 10+2 की बात हो रही है ना, 10+2। तो ये 10 साल जो है ना, ये जो व्यवस्था कही कि जो पाठ्यचर्या बनाई गई, जो करिकुलम बनाया गया, वो पाठ्यचर्या बहुत ही ज्यादा और मोनोटोनस टाइप का था। मतलब कहने की बात ये है कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पर फोर्स किया गया था कि छात्रों को बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, उनको लिखना है, आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम भी हो रहा, सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, तो उसमें लिखना है, बहुत सारा लिखना है। तो ये कहीं नहीं हो रहा था कि जो नवाचार की बात यहाँ कही गई थी वो नहीं आ रहा था, बोझल बन गई थी। और जहाँ ये सारी व्यवस्था लागू कर दी गई तो छात्र अपने इससे दबे जा रहे थे, बोझल बन गया था। आपको भी याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है, 1986 के बाद जब हम लोगों ने पढ़ाई करी है तो इसी व्यवस्था में करी है। तो क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लिखने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर उसके बाद ये, तो मतलब आपके पास में इतना सब कुछ काम होता था करने के लिए, लिखने के लिए, कि और सारी एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे ना। तो ये सारी चीजों की बात कही जा रही थी, है ना। एग्जाम केवल आपके स्कूल में त्रैमासिक एग्जाम होता था, फिर 6 मंथली एग्जाम होता था और फिर वार्षिक परीक्षा होती थी। तो वार्षिक जो एनुअल एग्जाम होता था उसी से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था, ना ही तो सीसी का कोई प्रावधान था, ना कुछ था। तो जो टोटल मार्क्स आते थे वो लास्ट के एग्जाम के ही मार्क्स होते थे। तो बच्चे को लास्ट के एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। तो ये थे इसके कुछ दोष। अब इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 के प्रस्ताव क्या था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 के देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसमें संपूर्ण देश के लिए शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें देश में 10+2+3 की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया। NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 और 79 में बहुत थोड़ा सा ही अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि 68 में जो नीति बनी उसका अप्लाई कब हुआ, 86 में हुआ। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में 68 और 86 के बीच में एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो कि 1979 की थी, 1979 की थी, है ना। तो उस पर भी हमको देखना है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि उसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बहुत ही हल्का फुल्का अंतर था। ठीक है, तो हम अब 79 की नीति को देख लेते हैं। तो भारत में राजनीति जो है वो शिक्षा पर हावी हो जाती है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था 1979 की शिक्षा नीति। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसमें भारत में कांग्रेस का सरकार थी और कांग्रेस की सरकार होने की वजह से उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उसके बाद में उन्होंने बहुत कोशिश करी थी जो 1968 की जो भी शिक्षा नीति की बातें थी, जो प्रतिवेदन कहा गया था, जो बनाया गया था पॉलिसीज में, तो उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से या फिर कहना चाहिए कि उसके लिए जो आवश्यकता चाहिए उस वक्त या फिर जो माइंडसेट चाहिए वो नहीं होने की वजह से उसे लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिक्कतें आई। दिक्कत आने के बाद में भारत में कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था वो
खत्म हो गई और उसके बाद में जनता दल की गवर्नमेंट आई। जनता दल की गवर्नमेंट की के टाइम पर मोरारजी देसाई जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे भारत के, और शिक्षा मंत्री जो थे श्री प्रताप चंद्र चंद्र जी थे, है ना। इन्होंने कहा कि नहीं, वो 68 वाली जो नीति है ना वो सही नहीं है, हम नई शिक्षा नीति बनाएंगे और नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो 68 वाली जो नीति थी उसको एक ठंडे बुस्ते में रख दिया और नई नीति बनाई, और जिसको नाम दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 NEP 79, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें तो कुछ चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस क्या क्या हैं, तो 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कर दो खत्म, और 8+4+3 की कॉन्सेप्ट को लागू कर दो। मतलब 10+2+3 वाला नहीं लागू होगा जो कि 68 वाले में कहा गया था। इन्होंने कहा 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, और 8th के बाद में बच्चा अपना क्या लेगा, सब्जेक्ट्स लेगा, जो भी उसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और उसके बाद में 4 क्लास और पढ़ेगा, 8 और 4 12, और फिर उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स होगा। इसमें उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बातें कही थी वो मैं आपको समझा देती हूँ। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। पहली बात, शिक्षा की व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संपूर्ण देश में 8+4+3 की व्यवस्था लागू की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाया जाएगा। जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम उस पर रोक लगा देंगे। उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। एजुकेशन किस में दिया जाएगा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। ये सारे इनकी एम्स थे, ठीक है। इस शिक्षा नीति में प्रथम वरीयता प्राथमिक, द्वितीय वरीयता प्रौढ़ और तृतीय वरीयता माध्यमिक शिक्षा को दी गई, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि प्राथमिक जो एजुकेशन होता है ना, प्राइमरी एजुकेशन, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। सेकेंड प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा को, मतलब कि एडल्ट एजुकेशन को, और उसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी पर माध्यमिक शिक्षा को दिया जाएगा, है ना। इसके बाद में 1979 में जो प्रस्ताव रखे गए थे, क्या हुआ, उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बना और उसके बाद बना होने के बाद में इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि 79 के बाद 80 में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने वापस से जो 68 की नीति थी ना उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उस नीति को फिर 86 में लागू कर दिया। क्लियर हो गया ना। 1968 में जो नीति बनी थी वो कोठारी कमीशन की जितनी भी उन्होंने बातें कही थी, जो उद्देश्य बनाए थे, उन पर आधारित थी 68 की नीति। कोठारी कमीशन कब आया था, 64 से 66 के बीच में आया था। 68 में नीति बनी और उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म हो गई, मतलब चेंज हो गई, और जनता दल की गवर्नमेंट आई जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि 68 वाली जो नीति थी वो सही नहीं है, उसको रख दिया जाए और नई नीति बनाई जाए। उसके तहत 79 की नीति बनी, और 79 की नीति बनने के बाद में उन्होंने कहा 10+2+3 की जगह पे 8+4+3 की नीति जो है वो लागू की जाए। 8th तक की क्लास जो होगी, शिक्षा होगी, वो फ्री एजुकेशन के तहत होगी। लेकिन ये शिक्षा नीति जो है वो बनकर बस रह गई, उसके बाद इसका पालन नहीं हुआ, क्योंकि फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। 80 में फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर वो 68 वाली जो नीति थी उसको लागू कर दिया, और उसको पूरी तरीके से अप्लाई कब किया गया, 86 में किया गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसको कर देते हैं यहीं पे फिनिश, और हम पढ़ लेते हैं 86 की नीति कि 86 में क्या था, ठीक है। तो 86 में देखो ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग था, क्योंकि 1968 की जो मुख्य बातें थी या फिर उसके जो उद्देश्य थे उन्हीं पर आधारित थी आपकी 86 की नीति। तो
1968 की नीति में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे उसी को 86 में अपनाया गया। और इस समय पे तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे भारत में वो थे श्री राजीव गांधी जी। और उस वक्त उन्होंने अपनी जो शिक्षा नीति थी उसको एक तरह से बताया कि शिक्षा की चुनौती इसे कहा जाएगा, चैलेंज ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा, पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव कहा जाएगा, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य कहा जाएगा। मैं अब इसके आगे आपको उद्देश्य नहीं बता रही हूँ क्योंकि उद्देश्य वही है जो कि 68 में बताए गए थे, है ना। अब ये बताया जा रहा है कि इस शिक्षा नीति की जो बातें कही गई थी उसको टोटल जो प्रतिवेदन इन्होंने बनाया ना, इसके 12 भाग इन्होंने बनाए थे जिससे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके कि हर भाग में इन्हें क्या रखना है ना। तो हर भाग में क्या रखना है इसका मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के दस्तावेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 को 12 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 का प्रभाव पड़ा शिक्षा पर, लेकिन शिक्षा की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने शिक्षा नीति तैयार की। द्वितीय भाग में बात की गई शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। तीसरे भाग में बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की। चौथे भाग में बात की गई समानता के लिए शिक्षा की। पांचवें भाग में बात की गई विभिन्न शिक्षा स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। छठे भाग में बात की गई शिक्षा तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। सातवें भाग में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए बताया। आठवें भाग में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। नवें भाग में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करना। ठीक है, इसके अलावा 10वें भाग में शिक्षा के प्रबंधन को, 11वें भाग में संसाधन की समीक्षा पर बल दिया गया और अंतिम भाग में भविष्य की बात कही गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के करीब 6 माह के पश्चात 86 में शिक्षा योजना लागू कर दी गई। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से बात कही गई या फिर कहना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो झलक थी वो क्या थी, तो देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। 10+2+3 की संरचना की व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाया गया, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रयास किया गया, शैक्षिक प्रशिक्षण के संस्थानों की स्थापना की गई, शिक्षक की जवाबदेही तय करना, इस पर बात की गई, शिक्षक की उपाधि को सेवा से अलग कर देना, इसकी बात की गई, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई, वोकेशनल एजुकेशन, है ना, परीक्षा में सुधार पर जोर दिया गया, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था पर बात की गई, है ना। तो ये मेनली आप देखें तो अगर 86 के जो कार्यों की प्रगति के बारे में बात की जाए ना, तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था, है ना। एजुकेशन मूवमेंट जिसे कहा गया था, सर्व शिक्षा अभियान। हम लोग इसके बारे में इसलिए अच्छे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम इसी पीरियड के हैं, इसी पीरियड में हम लोगों की पढ़ाइयाँ हुई हैं। तो हमने देखा है कि 86 के बाद में एजुकेशन को आगे बढ़ाना या फिर उसको जन साधारण तक पहुंचाने के लिए कितने काम हो रहे थे। तो जो सर्व शिक्षा अभियान था ना, उसको 2010 तक पूर्ण करने की बात कही गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था जिसमें कम से कम सुविधाओं में, कम से कम चीज़ों में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओपन करने की बात कही गई। मतलब हर एक छोटी छोटी सुविधाओं के साथ में भी एजुकेशन दिया जा सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की भी बात की गई थी। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना थी। नवोदय विद्यालय भी स्टार्ट हुए थे। मैंने भी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था जो मैं पास कर गई थी। 90 की बात है शायद, उस वक्त की बात है, 1995 की बात है, कब की बात है। तो उस वक्त क्या था कि आपको नवोदय विद्यालय का मतलब क्या था कि हालांकि मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे अकेले परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। तो वो था कि
बच्चा जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल टाइप का एनवायरनमेंट मिले, सारी सुविधाओं से युक्त बच्चा अपनी वहीं पर रहे, वहीं पर पढ़े और अपनी एक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करे, है ना। नवोदय विद्यालय, उसका जवाहर नवोदय विद्यालय उसे कहा जाता है, ठीक है। नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय योजना से उत्प्रेरक थे, छात्रों की राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने वाले थे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों हेतु 75% और शहरी छात्रों के लिए 25%, संपूर्ण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, 15%, जनजाति हेतु 7.5% का आरक्षण हुआ करता था, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें। और इसी के साथ साथ में आपको मैं एक और बात बता रही हूँ कि अडल्ट एजुकेशन को, डिस्टेंस एजुकेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया गया। इग्नू की स्थापना 85 में हुई थी, 1985 में इग्नू की स्थापना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, है ना। इसके साथ साथ में स्टेट, ये तो नेशनल यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटीज के साथ साथ में कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी थी जो कि ओपनली खोली गई, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, यशवंत चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, SP भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, नेताजी सुभाष चंद्र मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर, कर्नाटक स्टेट मुक्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय मैसूर, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ठीक है। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। दिल्ली में माध्यम था रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर तथा कंप्यूटर। पाठ्यक्रम क्या क्या थे? BA BCom 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि चलाए जा रहे थे, डिप्लोमा कोर्सेज थे, प्रबंध में डिप्लोमा आदि, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 ने काफी सारे काम किए और जवाबदेही भी तय हुई। लेकिन ऐसा है कि हर एक शिक्षा नीति जो बनाई जाती है ना, उसको लागू करना और पेपर पे लागू करना और उसको यथार्थ में लागू करने में बहुत अंतर आ जाता है। तो 86 की भी जो सारी ही बातें कही गई थी, सारी रिकमेंडेशन जो कही गई थी, वो सारी ही तो लागू नहीं हो पाई। अगर हो गई होती तो भारत पूर्णतः साक्षर देश बन जाता, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। हाँ, फिर भी बहुत हद तक इसमें प्रयास किए गए थे और प्रयासों को सफल बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ हद तक हो गए और कुछ हद तक नहीं हुए, है ना। वो नहीं होने की अलग अलग कारण भी हुआ करते हैं। अब इसके बाद में है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है जनार्दन रेड्डी समिति। तो यहाँ से ये फिनिश हो जाता है, और क्योंकि NEP 2020 तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी कल की क्लास में मैं NEP 2020 के कुछ मेन पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको उसके साथ में शेयर कर दूंगी। तो कल की क्लास में हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित सारी ही बातें हो जाएंगी। तो ये जो हमारी क्लास थी, ये हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि पेपर 1 के, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, साथ ही साथ में जो एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट थी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दूसरों के साथ में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, सभी तक पहुँचेगा तो चैनल भी एलिब्रेट होगा, एक हमारा चैनल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लोगों तक पहुँचेगा और मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा भला नहीं, मतलब मेरे चैनल का भला हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इसमें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो करते हैं यहीं पे फिनिश, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।